अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। बजट आ रहा है और बजट ने आना होता है, लेकिन उम्मीदें भी हैं, तवक्कुआत भी हैं और कुछ पहलू जो हैं वो मायूसी के भी हैं। इस मिली जुली कैफियत में से पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब जो हैं क्या चीज़ निकालते हैं, ये तो बस अब 2 दिन ही रह गए हैं, पता चल जाएगा। लेकिन देखने की बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान जिस मोड़ के ऊपर खड़ा है, क्या उसके नतीजे में एक ऐसा बजट आ सकता है जिससे ये तवक्कुआत की जाएँ कि पाकिस्तान की जो मुंजमद मईशत हुई है उसके अंदर इर्तियाश पैदा होगा, उसके अंदर हरकत पैदा होगी और उसके अंदर बरकत पैदा होगी। अब मामलात ये हैं कि पिछले 1 साल से हम लोग IMF जो है उसकी रस्सी पकड़ कर चल रहे हैं और वो रस्सी है कि हमें मंजिल तक पहुंचाने का दम ही नहीं ले रही। हम हाँप चुके हैं, हम थक चुके हैं, हम नाक से लकीरें निकाल चुके हैं, लेकिन मामला जो है वो जूं का तूं है और अभी तक बजट के मीज़ानिये इदाद व शुमार के बारे में किसी वसी तर मुआहदे पर हम नहीं पहुँच पाए हैं और एक तवक्को का इजहार किया गया है कि इस महीने अच्छी खबर सुनने को मिल जाएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब इससे पहले भी इन तवक्कुआत और इसहाक़ डार साहब भी इन तवक्कुआत का इजहार करते रहे हैं। क्या 30 जून तक IMF का सिलसिला जो है वो कोई आगे बढ़ जाएगा? और अब जो हम बजट पेश करने जा रहे हैं और जो हमारे वसाइल हैं और जो हमारी सूरत हाल है उसके अंदर क्या कोई ऐसा इम्कानाती सूरत हाल जन्म ले सकती है कि पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं वो अब महसूस करें कि शायद पहिया चलना शुरू हो गया है। शरह नमू अगले साल के लिए 3.5% रखी गई है। 24 करोड़ का मुल्क हो और 3.5% की शरह नमू हो तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या सूरत हाल है। 21% अफरात ज़र की शरह रखी गई है, ये भी किसी एतबार से कम नहीं है। वसाइल जो हैं 9,200 अरब रुपए की बात की जा रही थी, अगर आपने 9,850 अरब करने हैं जो कि IMF आपसे कह रहा है, तो क्या आपके पास गुंजाइश है? क्या जहाँ से अपने ये सब कुछ इकट्ठा करना है उनके अंदर सकत रह गई है कि वो मज़ीद जो है वो दे सकें, या आप आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन की तरफ जाएंगे? क्योंकि अभी भी एक बड़ा हिस्सा टैक्स नेट से जो है वो बाहर है। एक और रास्ता भी निकाला गया है, 8 बजे दुकानें बंद की जाएंगी। एक फ़ैसला हुआ था, बड़े तमतराक से हुआ था और उस फैसले पर अमल दरामद जो है वो फिर हुकूमत जो है कहीं खो गई, कहीं सो गई। अब एक मरतबा फिर ये बात की जा रही है कि 8 बजे दुकानें बंद की जाएंगी, तवानाई की बचत होगी, $1 अरब सालाना जो है उसकी बचत होगी। अब ये सारे मामलात अगर देखें तो आज के हालात का जब तज्ज़िया करते हैं तो ये किसी बयानिए की लड़ाई नहीं है, ये किसी और पैदा की हुई सूरत हाल की जंग नहीं है। गुजारिश ये है कि अशराफिया में और आम आदमी में फ़र्क इतना बढ़ गया है, इतना ज़्यादा खलीज बढ़ गई है कि अब उसमें से नफ़रत का पौधा जड़ें पकड़ रहा है और जब उस तबके पर गाली पड़ती है तो जो गाली देने वाला है वो और तो कुछ नहीं महसूस करता, सुकून ज़रूर महसूस करता है और ये हम रद्द अमल देख रहे हैं। लिहाजा इस खलीज को अगर कम करने की कोशिश की जाए, इसके अंदर जो है जो बहुत ज़्यादा फासला आ गया है उसको कम करने की कोशिश की जाए तो बहुत से मसाइल जो हैं वो खुद हल हो जाएंगे। आज इस मोड़ के ऊपर क्या तवक्कुआत होनी चाहिए, क्या करना चाहिए? फ़िक्स टैक्स रजीम की भी बात हो रही है। अब ये फ़िक्स टैक्स रजीम जो है ये क्या होगा? दुकानदारों से टैक्स लेने की बात की जाए तो शटर डाउन हो जाता है। अब ये मामलात जो हैं किस तरीके से टैकल होंगे और क्या ये बजट जो है मईशत को किसी रास्ते पर डाल पाएगा? ये है आज का मंजरनामा जिस पर करेंगे बात आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एहसान अफजल ख़ान साहब, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के बराए तिजारत तो सनत। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान इकबाल शेख साहब, सदर हैं पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर मलिक साहब, चीफ़ कोऑर्डिनेटर हैं इकनॉमिक फ्रीडम नेटवर्क के, और इससे पहले वो इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और फिर FPCCI के भी सदर रह चुके हैं।
एहसान अफजल साहब, ये फरमाइएगा कि क्या तवक्को जो है वो रखी जाए? IMF हुआ नहीं है, आपके पास जो वसाइल हैं उसी में आपने जो कुछ करना है। अब ये इदाद शुमार का गोरख धंधा होगा या इसमें से किसी सिमत का भी तयन होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दो चीजें क्लियर है। एक टफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, और इस एनवायरनमेंट में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो लिक्विडिटी क्राइसिस का है, लो रिजर्व्स का है, और उससे अभी शॉर्ट टर्म में बाहर निकलने के लिए आपको एक IMF प्रोग्राम की ज़रूरत है अगले फाइनेंशियल ईयर में। तो हुकूमत इस चीज़ का इदराक रखती है, और जहां हमने बारहा कोशिश की कि हम 9th रिव्यू को मुकम्मल कर लें, हम अभी भी पुरुमीद हैं कि 30 जून तक 9th रिव्यू हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने सारे वो प्रायर एक्शंस और रिक्वायरमेंट IMF की मुआहदे के मुताबिक मुकम्मल की। लेकिन अगर नहीं भी होता, 30 जून को ये ख़त्म हो जाता है प्रोग्राम, तो हमें एक नए IMF प्रोग्राम में जाना होगा अगले साल के स्टार्ट में, ये जो फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में। तो इसका ये मतलब है कि हमें जो एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जो आज भी बरकरार है, और उसका जो इम्पैक्ट आपके डेट पेमेंट्स पे आता है और आपके एक्सपेंस साइड पे आता है, वो सब जानते हैं कि कितना वो मैसिव हो चुका है। एक हाई इन्फ्लेशन का दौर है, जो कि बड़ा टफ इन्वायरमेंट है सबके लिए। तो एक टाइट फिस्कल पॉलिसी आपको बरकरार रखनी होगी अगर हमने IMF प्रोग्राम को मेंटेन करना है। तो ये हुकूमत इस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए, इन हालात के अंदर रहते हुए, देखें, हमारी कोशिश होगी कि फिर भी ये अवाम क्योंकि एक तकलीफ से गुजर रही है, महंगाई सबसे, इन्फ्लेशन जो है वो सबसे बड़ी तकलीफ है इस वक्त, तो फिर भी हमें जो हमारे सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह बिस्प है, उसमें आप इजाफा देखेंगे, मिनिमम वेजेस में आप इजाफा देखेंगे, आप जो 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 टैक्स का जो वज़न है, वो हमारी कोशिश होगी कि उसका इम्पैक्ट मुतासिर तरीन तबके पे ना पड़े, और जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ पड़े। तो डेफिनेटली ये एक जो जो इसमें चैलेंजेस हैं, क्योंकि हमने अपनी रेवेन्यू साइड को भी बढ़ाना है, लेकिन वो एक रियलिस्टिक नंबर होना चाहिए है। तो ये जो नंबर आपने शेयर किया कि 9,000 अरब से कुछ और ऊपर, तो यही नंबर जो है ये कहाँ क्लोज होता है अगले 2 दिन के अंदर, ये फाइनलाइज हो जाएगा। लेकिन टफ एनवायरनमेंट है। मैं ये आपको बता सकता हूं कि ये हुकूमत उस लापरवाही के साथ नहीं चलेगी जिस लापरवाही के साथ इमरान खान ने बदकिस्मती से हुकूमत वो उस जाते तरफ हुए आते हैं सर। जो, अब ये जो है ना, अब ये नहीं, मैं एक सिर्फ ये साल है, बता रहा हूं आपको। अब हमें इसको देखना होगा। मैं आता हूँ इसमें। अब इरफान इकबाल शेख साहब, आप चूँकि फेडरेशन के सदर हैं और सारे जो इंडस्ट्री और चेंबर्स आप मामला देख रहे हैं, ये बताइएगा कि ये जो सूरत हाल है, इसमें से क्या आप लोगों की सिफारिशात हैं कि हुकूमत को क्या करे कि ये जो पहिया है मईशत का, ये कुछ चल पड़े? देखिए, सबसे पहले तो एक जनरल सी बात कहना चाहता हूँ कि जब तक इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, क्योंकि इसने जो पॉलिटिकल टर्मोइल ने ये चीज़ें जो ना बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी हैं, और उसमें मतलब प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वजह से ये मसला जो है ना, इसको प्रॉब्लम में नहीं। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए क्या है इस बजट में, कि आपके ऊपर एक सर्कुलर डेट का जो एक तूफान जो एक बरपा है, जो आपने इन्होंने बता दिया फिगर, तो मैं एक सर्कुलर डेट जो ना जब तक है आपके लिए एक अजाब है, जब तक इसके लिए कोई प्रॉपर प्लान और वो नहीं लेके आते, ये चीज़ें ख़त्म नहीं होनी। ना ये इन्फ्लेशन जो है ना, जिस तरह से दुनिया में फैला हुआ है इस वक्त, ये इन्फ्लेशन का रेट जब तक इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, ये हमारे लिए किसी अजाब से कम नहीं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हाई कॉस्ट ऑफ एनर्जी। आप देखें कि हम एनर्जी ले रहे हैं कोई तकरीबन 18 सेंट, और जब हमारे जो कंपटीटर हैं, जो हमारे चाइना है, इंडिया है, बांग्लादेश है, जो हमारे नेबर्स भी, यहाँ पे रेट चल रहा है कोई तकरीबन 8 सेंट के लगभग। अब इतना बड़ा फ़र्क है, हमारी एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन कर रही है, हमारी इंपोर्ट्स में बेशुमार मसाइल हैं, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास कम है। फिर हमने ये जून में देना 4.1 बिलियन, हमने एक अपनी इंस्टॉलमेंट देनी है, वो कहाँ से पूरी करेंगे? एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री और गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम है।
और इसमें कोई शक नहीं है कि ये बजट आसान नहीं होगा। और नंबर 2 बात यह है कि अगर हम डॉक्टर साहब कह रहे हैं हमें कि हम बजट जो ना फ्रेंडली लेके आएंगे, तो मुझे लगता है कि उस तरह फ्रेंडली नहीं हो सकेगा, क्योंकि चीज़ें जो ना वो वो मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। हालात में मैं वो आता हूँ फैसले करने पड़े। इरफान इकबाल शेख इसमें साहब। फिर दूसरी बात, मैं इरफान आपको साहब बड़ी बात मेरा बतानी ब्रेक लेना पड़ेगी। पड़ रहा है मुझे हमने जो जो सिफारिशें दी हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। जी। हमारा जो इसमें बजट के लिए हमने जो सबसे पहला काम किया है कि हमने क्या डॉक्टर साहब से कि खुदा के लिए फाइलर और नॉन फाइलर वाला मामला खत्म करें। ये कब तक चलता रहेगा कि लोग नॉन फाइलर होकर काम करते रहें? जब तक कोई नेट में शामिल नहीं होता। हम अपने रेवेन्यू अगर जनरेट करना चाहते हैं, इसमें को बेहतर करना चाहते हैं, तो जब तक रेवेन्यू हम नहीं बढ़ाएंगे, हम अपनी बेस को ब्रॉडन नहीं करेंगे टैक्स की, हम ये टारगेट कभी भी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले आपको नॉन फाइलर और फाइलर वाला खत्म करना पड़ेगा। सब फाइलर होंगे तब जाके आपकी मुसीबत टलेगी। दूसरी बात यह है कि हमने फौरी तौर पे जो हमें चाहिए वो है कि हमें डॉलर एमनेस्टी स्कीम, अगर आप IMF नहीं दे रहा या अभी IMF आपके साथ नहीं कर रहा और IMF के साथ आप बजट नहीं कर रहे, और अगर IMF दे देता और चीज़ें चल पड़ती तो शायद थोड़े से हालात बेहतर हो जाते। लेकिन जो हमें लग रहा है कि IMF अभी आपके साथ जो ना उस तरह से सेटलमेंट आपकी नहीं होगी जो 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 हम समझ रहे थे, तो उसके लिए फिर आपको एक स्कीम लानी पड़ेगी, डॉलर स्कीम लानी पड़ेगी। लोगों के पास डॉलर अगर हैं तो उसको अगर आपने लाना है और आपने ये जो आपके पास रिजर्व है इसको बेहतर करना है, और उसके उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि लोगों को स्कीम देंगे आपके 12 महीने। अगर आप अपने डॉलर्स या कोई भी करेंसी बैंक्स में रखते हैं, पाकिस्तानी लोकल बैंक में, तो आपके वो पैसे वाइट कंसल्ट किए जाएंगे और आपको 12 महीने बाद वो पैसे उसमें मिलेंगे, लोकल मनी में मिलेंगे आपको। तो लोग, मेरा अपना ख्याल है कि लोग उसको तो वो कर करेंगे। देंगे मुझे एक और ब्रेक चीज़ें लेना पड़ रहा है, ये चालू आपकी कर- तजवीज़ इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़रा बात करते हैं। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। अब ज़ुबैर मलिक साहब, आप चूँकि अरसे से कारोबार से भी वाबस्ता हैं, अरसे से आप चेंबर्स और इन सारी सूरत हाल से भी वाबस्ता हैं, दहाइयों से पाकिस्तान की मईशत को देख रहे हैं। ये फरमाइएगा कि अब ये जो बजट आ रहा है, ये एक बड़ा मुश्किल सा मामला लग रहा है कि हर चीज़ जो है वो गिर रही है। तरसीलात ज़र हैं वो गिर रही हैं, बरामदात हैं वो गिर रही हैं, सर्कुलर डेट है वो बढ़ रहा है, हर चीज़ जो है उसका दबाव है। सनत साजी का पहिया जो है वो तकरीबन मुंजमद हुआ है। तो फिर क्या ऐसा होगा कि कुछ बेहतरी की उम्मीद पैदा हो जाए? देखिए जी, सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात इरफान शेख साहब ने कही है, दैट इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। जब तक ये नहीं होगा कोई फॉरेन इन्वेस्टर आपके पास नहीं आएगा, कोई इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में लोकल भी नहीं चलेगा। तो घबरा रहे हैं इस वक्त के जो हालात जिनकी तरफ हम जा रहे हैं। देखिए, हर बजट जो आया इस मुल्क में, हम हर बजट से पहले तकलीफ करते हैं, कहते हैं कि बड़ा मुश्किल बजट है, बड़ा मुश्किल बजट है। आप इस मुल्क में 75 साल से 2 पैरेलल इकोनॉमी रन कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा फाइलर और अब नॉन फाइलर का आपने चक्कर दे दिया। हमें एक इकोनॉमी रन करनी होगी एंड दैट शुड बी द वाइट इकोनॉमी। उसके लिए हमारे पास डाटा मौजूद है। FCR को अपनी बेल्ट टाइट करनी पड़ेगी और अपने रेवेन्यू इंक्रीज करने पड़ेंगे। हमें कोई कैटेगरी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि नॉन फाइलर की। एवरी पर्सन हु इज अर्निंग विल हैव टू पे टैक्सेस। ये चीज हमें सबसे पहले। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हमें करना है वो फिजिकल कैपिटल रिड्यूस करना है। और इसके लिए देखिए, IMF में कितनी देर आप उससे लगे रहेंगे। जो पॉलिसी आपको IMF दे रहा है, क्या वो पॉलिसी हमारा FCR फोर्स ही नहीं कर सकता? उन्होंने जिन जिन पे चीजों पे कहा कि आपने अपनी इस वक्त तक थिंग्स आपके कंट्रोल में चल रही है, लेकिन कल ये भी नहीं रहेगी। देखें, आपकी मेजर अर्निंग जो है वो आपकी एक्सपोर्ट है और आपकी फॉरेन रेमिटेंसेज है, वो भी अब डिक्लाइन करने शुरू हो गई है। इस वक्त तक जो मेरे पास लेटेस्ट फिगर है वो आपकी तकरीबन 23 बिलियन की फॉरेन रेमिटेंसेज आई हैं। ये 30 अप्रैल तक की फिगर मैं आपको दे रहा हूँ। लास्ट ईयर आपकी ये जो थी
ये तकरीबन 27 बिलियन थी। लाइकवाइज जो हमने टारगेट फिक्स किया था इस साल वो है 7.64 ट्रिलियन का रेवेन्यूज का। अभी 1 जून की मैं फिगर आपको दे रहा हूँ, आपके पास 6.24 हुआ है, यानी कि 1.4 ट्रिलियन का डेफिसिट उधर भी आ रहा है। तो इन हालात में आपको देखना पड़ेगा, आईपीपीज का कर्जा आपके सर पे बढ़ता जा रहा है। आपने 2 दफा आईपीपीज का ये जो एग्रीमेंट इनिशियली बेनजीर के दौर में हुए थे 2 दफा रिवाइज हुए हैं, क्या ये तीसरी दफा रिवाइज नहीं हो सकते? आपको रिवाइज करके देखना पड़ेगा कि ये जो इक्विपमेंट वो जनरेशन के लिए उन्होंने एनर्जी जनरेशन के लिए आज से 30 साल पहले लगाई थी, इज इट जनरेटिंग टू इट्स फुल कैपेसिटी? 30 साल में तो वैसे ही उसकी जो आउटपुट है वो तकरीबन 75% रह गई होगी। तो वी आर पेइंग अकॉर्डिंग टू द ओल्ड असेस्ड जो है उनका जनरेशन कैपेसिटीज। जब तक इन सारी चीज़ों को हम बैठ के नहीं देखेंगे, बिजनेस कम्युनिटी फेडरेशन को आप ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, आपके मामलात इकोनॉमी के इसी तरह चलते रहेंगे। मैं आता हूँ जुबैर साहब मैं आता हूँ। अच्छा, अब इसमें एहसान अफजल साहब 2 चीज़ें हैं, पहले ज़रा वो देख लें। आपने पहले भी फैसला किया था 8 बजे दुकानें बंद कर देंगे, नहीं जी 8:30, नहीं जी बात कर लेते हैं, चलो 9 कर लो, 10 कर लो। अब आज फिर एहसन इकबाल साहब दोस्त हैं हमारे, वो फिर फरमा रहे थे 8 बजे दुकानें जो हैं वो बंद होंगी और $1 अरब की सालाना बचत होगी। दूसरी तरफ आप फ़िक्स टैक्स रजीम की बात कर रहे हैं। आपसे जो आप फैसला करते हैं, आपसे उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? देखिए, ये अगर स्पेसिफिक अगर इसका मैं जवाब दूं तो जब ये हमने अनाउंस की तो तब सूबाई हुकूमतें किसी और जमात की थी और उन्होंने उस तरीके से तावन नहीं किया। फिर जब मूविंग फॉरवर्ड हमें एक डिमांड रिडक्शन जो है, डिमांड डिस्ट्रक्शन बल्कि कह लें कि ऑयल की इंपोर्ट्स में हमें नज़र आई, जिससे ओवरऑल आपकी कंजम्पशन जो थी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिमांड में कमी आई। तो वो ये वाला टाइम पीरियड गुजर गया। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड देखें, जो सबसे बड़ा चैलेंज मैं फिर रिपीट करूंगा, जो चैलेंज है वो आपका डॉलर लिक्विडिटी का है। आपने अपने रिजर्व्स बिल्ड करने हैं और वो रास्ता शॉर्ट टर्म के अंदर, मैं फिर रिपीट करूंगा कि शॉर्ट टर्म में वो IMF के ज़रिए ही आप जो है वो एक्सेस आपको मिल सकता है उन डॉलर्स का, जो कि आपकी अगर कोई ग्रोथ रेट भी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आखिर आपको डॉलर्स चाहिए। आपको एक करंट अकाउंट डेफिसिट आप करते हैं तो आपने देखा है कि ग्रोथ रेट होती है। अभी हम लोग एक सरप्लस ड्राइव कर रहे हैं और वो इंपोर्ट कंप्रेशन के ज़रिए कर रहे हैं और आप जानते हैं कि उसके असरात फिर मीशत पे कैसे पड़ते हैं। ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं जो लॉन्ग टर्म आप नहीं सस्टेन कर सकते, मीडियम टर्म पे भी नहीं इनको आप सस्टेन कर सकते। आखिर आपने कोई ब्रीदिंग स्पेस देनी है इंडस्ट्री को, कॉमर्स को, तो वो इसलिए जो रास्ता है वो वही है। उसके लिए हमें बिल्कुल वी विल गो फॉर अनदर अटेम्प्ट। इसके अंदर अगर हम लोग सेविंग ला सकते हैं अच्छी इन्फोर्समेंट के ज़रिए तो ये क्यों ना किया जाए। हमें मसला है हमारे कल्चर के अंदर कि हम रात को लेट जो है वो 1-1, 2-2 बजे तक दुकानें खुली होती हैं खाने पीने की। लेकिन हमें इसको अगर हम थोड़ा सा करेक्शन कर लें तो फिर मैं समझता हूँ बड़ी अगर सेविंग आ सकती है तो ये ईजीएस्ट वे है। तो हर जो मुमकिन तौर पे हमें अपने जो डॉलर आउटफ्लो है, चाहे वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए हो, एनर्जी कंजर्वेशन के ज़रिए हो, एफिशिएंट गवर्नेंस के ज़रिए हो, एक्सपोर्ट इन्हांसमेंट के ज़रिए हो, हमें वो अपनाने होंगे। और आप देखें ये एक बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन है। जो कमोडिटी सुपर साइकिल आया उसने हमारी मईशत को बुरे तरीके से एक्सपोज किया। तो अब डिमांड तो यही करता है कि यहाँ एक कलेक्टिवली जो है एज अ नेशन हम वो इकदाम करें जो हो सकते हैं। मैं एहसान अफजल साहब आता हूँ, इसमें इरफान साहब ये फरमाइएगा फिक्स टैक्स रजीम, मैं ये दोबारा जाऊंगा एहसान साहब के पास और पूछूंगा कि फ़िक्स टैक्स रजीम की जब बात होती है तो फ़ौरन तसव्वुर आ जाता है कि जी दुनिया लग जाएगी शटर डाउन पे, ताले लगाने पे। मतलब मसला क्या है? देखिए मैं आपको बताता हूँ। मैं आता हूँ एहसान साहब, इरफान साहब जवाब दे दें फिर आपके पास आता हूँ। जी इसमें 2 चीज़ें हुई।
जिसकी वजह से ये स्कीम नाकाम की। इसमें गवर्नमेंट की अपनी गलतियाँ थी जिसकी वजह से मसला बना। देखिए, आपने अनाउंस किया कि हम 3000 रुपीज़ आपको लगाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के और बिलों में साल लगा के हम आपको देंगे। तो जब लगाया तो उसको कर दिया 6000 रुपीज़। एक चीज़ आप कह के उससे डबल जब लगाएंगे तो फिर आपको रिएक्शन तो आएगा, फिर लोग कैसे देंगे आपको। तो एक तो ये अनाउंसमेंट हुई जिसकी वजह से ये स्कीम बिल्कुल एकदम ज़ीरो हो गई। यहाँ तो ब्यूरोक्रेसी इसको चाहती नहीं थी या क्या करना नहीं चाहते थे। तो मेरा अपना ख्याल है कि इसमें तो सरासर गलती जो ना वो उसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी की है। नंबर 2, अगर इस मुल्क को बेहतर करना, अगर हमने इस मुल्क को बेहतर करना तो हमें इसकी एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी। अगर एक्सपोर्ट बढ़ानी है हमने तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी इंडस्ट्री की, कि इंडस्ट्री को हमें हमने बूस्ट देना है, इंडस्ट्री को हमने सपोर्ट करना है। अब इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए क्योंकि ऐसे हालात बन गए हैं कि लोग तो अपने पैसे बाहर लेके जा रहे हैं इस मुल्क से, जिनके पास पैसे हैं, और काफ़ी लोग लेके भी चले गए हैं। तो हमें इंडस्ट्री के लिए एक पैकेज देना होगा कि कहीं से भी कहाँ कोई भी सोर्स ऑफ इनकम आपका हो, इंडस्ट्री में लगाएं, सिर्फ उसी के ऊपर हम दें ताकि इंडस्ट्री परवान चढ़ सके। इंडस्ट्री चढ़ेगी तो आपकी जॉब क्रिएशन भी होगी, इंडस्ट्री चढ़ेगी तो आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी होगी, और आपकी अगर इंडस्ट्री चलेगी तो आपकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेगी। ये 3 चीज़ें जो इसके बगैर हो नहीं सकती। फिर हमारा सबसे बड़ा मसला है FDI का। इतनी डिवैल्यूएशन जो हमने जो कर दी है, जिसका आज तक हम कंट्रोल नहीं कर सके, और वो बढ़ते बढ़ते इस वक्त तकरीबन कोई 309 रुपये या 310 रुपये डॉलर चला गया है, और उसकी TD 318 रुपये में है, 316 रुपये में है। तो आप मुझे बताएं कि हम किस तरीके से इस चीज़ को कर सकेंगे। FDI कौन लेके आएगा? लोगों को तो चाहिए प्रॉफिट। वो लेके आए 140 रुपये में डॉलर में, और जब वो वापस लेके गए तो प्राइस रुपी जो है वो तकरीबन 280 का हो गया था। तो ना तो उनको पैसे सबमिट करने की प्रॉफिट के लिए उनको प्रॉब्लम रही। फिर नंबर 2, वो सारी मल्टीनेशनल कंपनी जो है ना उसका सारा एक नेगेटिव गया। और आप ये देखें कि इस वक्त हमारा जो GDP का रेट जो सुन रहे हैं कि मारेगा वो है 0.256। और ये एक्चुअली जो है ना, ये जो लोग बताते हैं कि जी अगर आप उससे अपना ओपन मार्केट से पता करें तो ये नेगेटिव में जा चुके हैं। तो जब तक ये चीज़ें नहीं, देखिए आपके यहाँ इंटरेस्ट रेट क्या है, 21%। आपका चाइना दे रहा है 2.83% में, आपका बांग्लादेश दे रहा है 5.88% में, आपका इंडिया दे रहा है 6.3% में। हम 21% कायबर पे हैं, और उसके ऊपर 2.5 से 3% कमर्शियल बैंक देते हैं। मुझे बताएं कौन सा कारोबार है तो 24% देने के बाद फिजिबल रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो ना हमें इसके ऊपर एक फोकस करना है। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को अब इस चीज़ के ऊपर आ जाना चाहिए कि अगर IMF नहीं देता, सपोज हम IMF के ऊपर, तो वो इरफान साहब आपने पहले भी तजवीज़ दी है। मैं इरफान साहब से बात करता हूँ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। वेलकम बैक। अब इसमें ज़ुबैर साहब ये फरमाइएगा कि हमें बरामदात बढ़ानी है। जाहिर है कि डॉलर कमाने का असल तरीका यही है, लेकिन मुझे ये एहसास होता है कि हमें शऊरी तौर पर एक कंज्यूमर मार्केट जो है वो बनाया गया। हम एक ज़रूरी मुल्क थे, हमारी एग्रीगेरियन इकॉनमी होनी चाहिए थी, उसका हमने सवा सत्यानाश कर दिया। अब ऐसी सूरत हाल में आपको ये जो आने वाला बजट है, इन तमाम मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए कोई दिखाई देता है कि हुकूमत जो है वो इनोवेशन पे जाएगी? IT सेक्टर के हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमने पैकेज देना है, ये एक ओपन फील्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तान अर्न कर सकता है। तो आपको लगता है कि इस तरह के कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ आ जाएंगे? मेरा ख्याल है कि आने चाहिए। हमें जो फोकस है करना पड़ेगा अपनी एक्सपोर्ट्स पे, लेकिन आपकी जब इनपुट्स ही इतनी ज़्यादा हैं और आपका जो बैंक रेट जा रहा है 23% पे, आप कैसे अपनी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज कर सकेंगे? इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त है कि मेक इट स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बजट। उसमें आप अपनी इनपुट्स रिड्यूस करें जी, तो फिर आपकी आउटपुट जो है वो भी competitive होगी इन द इंटरनेशनल मार्केट। अदरवाइज आपके पास और कोई चारा नहीं। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि क्रिएट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट्स, स्टेबिलिटी इन देम,
and law and order situation in the country should be ideal. तो फिर जाके हम कहीं जा सकते हैं, अदरवाइज तो मुझे नहीं समझता। और ये आई डिसएग्री विद एहसान साहब कि जी यू कीप ऑन पुटिंग द ब्लेम, जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपने से पिछली गवर्नमेंट पे ब्लेम दे देती है, वो उससे पिछली पे देती है। दिस थिंग इज बीन हैपनिंग फॉर द लास्ट 75 years यार, लेट्स पुट अ स्टॉप टू इट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और देखें जो हो गया सो हो गया। इस वक्त हमारे पास ये हालात हैं और इनको हमने लेके आगे चलना है। हाउ वी हैव टू डील विद IMF, हाउ वी हैव टू डील कि जी हमारे पास 4 बिलियन के सिर्फ टोटल रिजर्व्स हैं, हमने इसको कैसे इंक्रीज करना है, हमने अपना फिजिकल डेफिसिट कैसे कंट्रोल करना है। ओनली देन वी विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। अब इसमें ज़ुबैर साहब ये फरमाइएगा कि ठीक है ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन आपको गुंजाइश दिखती है, आप कह रहे हैं जी कि इनपुट कॉस्ट नीचे गिरा दो, कहाँ से गिरा दो? डॉलर 300 रुपये पे पहुंचा हुआ है, हर चीज़ आप दरामद कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, अगर आपका प्रोडक्ट की कॉस्ट बाकी मुल्कों के मुकाबले में ज़्यादा है तो आपसे कौन खरीदेगा? कोई नहीं। आई एम सॉरी, ये आपके पास चॉइसेस बड़ी लिमिटेड हैं और आपको इनको देखना चाहिए कि हम किस तरीके से चल सकते हैं। हमने देना है, बिल्कुल देना है। पहली बात जो जैसे फिक्स टैक्स रजीम की है, मैं एक बड़ा सिंपल बात कहता हूँ कि दोज हु अर्न विल हैव टू पे देयर टैक्सेस, ये पॉलिसी आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। फिर आपको कहते हैं 8 बजे अगर दुकानें, देखें ये हमारा कल्चर नहीं था, ये कल्चर हमने अडॉप्ट किया फ्रॉम द वेस्ट, और वेस्ट तो उन्हें तो अपने आप को ठीक कर लिया, लेकिन हम उस कल्चर पे अभी तक स्टक अप हैं। अगर रेट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है तो फिर आई एम सॉरी, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। दे हैव टू एनफोर्स इट। ठीक है, मैं ज़ुबैर साहब आता हूँ। अब इसमें एहसान अफजल साहब ये फरमाइएगा कि ठीक है मुश्किल हालात ज़रूर हैं, आप बार बार बात करते हैं IMF प्रोग्राम की। IMF प्रोग्राम अगेन एक ऐसा प्रोग्राम है जो इस्तेकाम के लिए होता है और एंटी ग्रोथ होता है कि आपने हर चीज़ साकत और मुंजमद कर देनी है। अभी तक वही हमारे साथ हो रहा है, साल गुजर गया उसमें। अवाम जो हैं उनकी चीखें निकल गई हैं, वो सिसक रहे हैं, वो बिलक रहे हैं। सड़क पे निकलें आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन गुजारिश ये है कि अगर आपने वो जैसे कहते हैं ना कि IMF की गाजर लटका के लोगों को तसल्ली देनी है, तो फिर तो एहसान अफजल साहब काम नहीं चलेगा, काम नहीं बनेगा, ये हम इसी दायरे में ही घूमेंगे। देखिए अगर तो हमने हकीकत में रह के बात करनी है तो दूसरा हल तो ये कि आप डेट रीस्ट्रक्चरिंग में जाएं और दुनिया को बताएं कि आप उनकी जो डेट है वो उसको नहीं पे कर सकते और उसको रीस्केड्यूल किया जाए। दूसरा हल ये है, बाकी IMF तो नवंबर से नहीं आया तो हम उसके बगैर सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं? इंपोर्ट कंप्रेशन के ज़रिए कर रहे हैं। तो बाकी आपकी जो डॉलर रिक्वायरमेंट है वो सब जानते हैं, आपको भी पता है अगले साल की डेट रीपेमेंट क्या है। अगर आपने कोई ग्रोथ करनी है तो फिर आपको करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा और फिर उसके लिए आपको और डॉलर्स चाहिए उसको कवर करने के लिए जिन रिजर्व्स पे आप खड़े। तो हकायक तो यही है कि अगर आपने डिफॉल्ट से बचना है तो यू हैव टू गो टू IMF प्रोग्राम। एहसान अफजल साहब ये जो बात कर रहे हैं इरफान साहब कि जी आप ये कोई स्कीम ले आए, मेरा मतलब ठीक है, लगता अजीब सा ही है, लेकिन अगर आप ये स्कीम ले आए तो शायद IMF से जितने पैसे मांग रहे हैं उससे 3 गुना मुल्क के अंदर से निकल आए। नहीं देखें, ऐसे होता नहीं है। मुल्क हम एमनेस्टी देना आप जो है वो वैसे ही इंटरनेशनली उसको एक बुरी नज़र से देखा जाता है। आप IFIs की आपको ज़रूरत है। फिर आप देखें RDA तो दिया हुआ है आपने कि जो लोग ओवरसीज रिमिट करते हैं पैसे उनको 7% या कोई आप एक अच्छा इंटरेस्ट रेट का प्रॉफिट देते हैं। अगर जो लोगों ने तिजोरियों में रखे हुए हैं डॉलर्स, वो अगर आप निकलवाना चाहते हैं और सारे ब्लैक को आप वाइट करना चाहते हैं तो ये एक लंबी डिबेट है। इसके प्रोज क्या हैं इंटरनेशनली और कॉन्स क्या हैं, आपको कैसे ये अफेक्ट करेगा आपकी क्रेडिबिलिटी को दुनिया के अंदर। और फिर देखें, मैं तो समझता हूँ, मेरा तो ये ओपिनियन है कि वी विल हैव टू गो इन अ 24th प्रोग्राम। और देखें इशू क्या है
इशू ये है कि 2.5 गुना का फर्क है आपकी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में। तो पिछले साल अगर आप देखें 32 अरब की आपकी एक्सपोर्ट्स थी, 81-82 बिलियन की आपकी इंपोर्ट्स थी, तो 2.5 गुना से भी ज्यादा का गैप आ गया, क्योंकि कमोडिटी सुपर साइकिल भी था, उसने और इस गैप को इंक्रीज कर दिया। तो अभी इस चीज के बावजूद कि आपकी रिमिटेंसेस गिरी हैं, एक्सपोर्ट्स गिरी हैं, आप एक करंट अकाउंट सरप्लस में आ गए। क्यों आए? क्योंकि इंपोर्ट्स पे ज्यादा कमी आई। देखिए, मैं फिर आपको कहूंगा, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं हर चीज जो कही गई, हमें एक्सपोर्ट को जो है सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को, उसके लिए हमें इन्वेस्ट करना होगा, उसके अंदर हमें उनकी इनपुट्स के अंदर इन्वेस्ट करना होगा, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म का चैलेंज डॉलर चैलेंज है, आपके जहां रिजर्व्स खड़े हैं आपको पहले स्टेबलाइज करना है, उसका रास्ता मैंने आपको जो मैं समझता हूं मैंने बता दिया है। और उसी फ्रेमवर्क के अंदर हम लोग इन टच हैं आईएमएफ के साथ, इस बजट के ऊपर भी इन टच हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि जब अगला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा तो बजाय कि हम एक ऐसा बजट दें जो कि बिल्कुल एक डिस्ट्रस्ट पैदा कर दे इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर दोबारा से, जिस तरह पिछली दफा किया गया, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम मैं आता हूं जरा, मेरे पास अब टाइम थोड़ा रह गया। अब इसमें इरफान शेख साहब ये फरमाइएगा कि हम बात करते हैं कि जी हमारा तजारती खसारा बहुत बड़ा है। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है, जो हमारी छोटी सनतें हैं, जो हमें दरामदी सामान हम इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान के पास वसाइल इतने यहाँ पर भी हैं कि हम लोकली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। हमारे ये चेम्बर्स क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं हम इस तरफ जाते कि ये कोई दरामदी बिल का थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ आपको। मैं पहली बात तो मैं एहसान अफजल साहब की इस बात में मैं एग्री हूँ कि फौरी तौर पे हमें आईएमएफ से रजू करना पड़ेगा ताकि हम अपने जो रिजर्व है उसको बेहतर कर सकें और इस सिस्टम को आगे लेके जा सके। मैं इनके साथ एग्री करता हूँ, लेकिन मैं आपको आईएमएफ की हिस्ट्री बताता हूँ, क्योंकि हमने तो फेडरेशन ने इसके ऊपर पूरी वर्किंग की और इसके ऊपर पूरा एक हमने पब्लिकेशन भी किया कि आईएमएफ को प्रोग्राम हमने 22 इससे पहले लिए, 23वां प्रोग्राम होगा। ये 22 प्रोग्राम में जब भी हमने आईएमएफ से प्रोग्राम लिया है, हमारा जीडीपी रेट नीचे कम हुआ है और ये 4.2 से कभी भी ऊपर नहीं जा सका। वैसे हम 5.6 को भी, 5.8 को भी, 5.9 को भी हमने टच किया है। तो ये मैं वैसे बता रहा हूँ कि जब भी आईएमएफ आई है तो हमें तो ये नहीं हुआ। आईएमएफ का सिर्फ ये एक फायदा ही है कि जब आईएमएफ आती है तो आपको सर्टिफिकेशन मिल जाती है, आपको वर्ल्ड बैंक, आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक, पेरिस क्लब, अपने दूसरे मुल्क, डोनर मुल्क जो है ना वो आपको पैसे देना शुरू करते हैं और आपके पास रिजर्व आ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए आप अपना काम चला लेते हो। बट हम इस पे अब दोबारा सारी उम्र नहीं चल सकते, हमें उसके अलावा कई करने पड़ेंगे। हमें ऑस्टेरिटी मेजर्स अपनाने पड़ेंगे, तब जाके मामला ठीक होंगे। देखिए, हमें हमारे यहाँ हो क्या रहा है कि हम प्लेजर ट्रिप दे रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के ऊपर वहाँ पे पैसे खर्च, जो सारे डॉलर्स हम लोग देने पड़ते हैं। ये सारी चीजें हमें कंट्रोल करनी पड़ेंगी। हमें हज और उम्रा जो हम हर साल जो मौलवी बन के हम सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, इसमें मैं गलत किया, मौलवी बन के ये हज और उम्रा हम हर साल जाते हैं। ये हर साल हज और उम्रा जो ना वो जरूरी नहीं है, क्योंकि इस मुल्क में जरूरत है पैसों की। आप 5 साल के लिए हज कर दें, 3 साल के लिए उम्रा कर दें, ताकि आपके पैसे जो ना थोड़े से आप उस रिजर्व को बचा सकें। फिर आपकी रेमिटेंस जो है ना वो आपको पता है कि डिक्लाइन कर रही है। रेमिटेंस के लिए प्रोग्राम लेके आए, इसके लिए मैंने कहा था कि हमारे जो कमर्शियल बैंक है उनमें 24 आवर्स 7 डेज की सर्विस मिले, ताकि हुंडी से लोग ना कराएं और विदाउट चार्जेस दें। और जो पैसे भेजें हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, उनको इंसेंटिव इस तरह से दे दें कि आपको गाड़ी इंपोर्ट करेंगे या आपको कोई चीज़ होगी तो उसके ऊपर आपको हम इसमें कंसेशनल रेट पे आपको देंगे, ताकि वो लोग इसके ऊपर भेज सके, बैंकों के थ्रू भेज सके, तब जाके आपके रिजर्व बेहतर होंगे। इरफान साहब, मेरे पास अब टाइम बिल्कुल एंड पे है, मैं छोटी सी बात करूंगा। जी छोटी सी बात करूंगा। हाँ। फिर इसके बाद मैं एक चीज जो खास तौर पे कहना चाहता हूँ, इस चीज में हमने कही है कि ये एग्रीकल्चर। ठीक है, अच्छा, इसमें अब जुबैर मलिक साहब ये फरमाइएगा कि ये फिक्स टैक्स रजीम की दोबारा बात हो रही है। जब भी इस टाइप का कोई काम होने लगता है, शटर डाउन हो जाता है, आप कहते हैं हर बंदे को टैक्स देना चाहिए। आप लोग चूँकि चेंबर्स की सियासत में भी हैं और फिर आप लोग ही खड़े हो जाते हैं, तो ये बताएं कि फिर कैसे हर शख्स कैसे टैक्स दे अगर आप नहीं आना चाहते तो? देखें जी, मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूँ, हर शख्स को टैक्स देना चाहिए। जो इस मुल्क में काम करता है, इस मुल्क में कमाता है, उसको देना चाहिए टैक्स। हैविंग सेड दैट, जैसे इरफान साहब ने कहा,
हमारा एग्रीकल्चर बेस है। हमारे पास जब हमने ये एटॉमिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की थी तो हम पर स्विमिंगटन और प्रेस्टन अमेंडमेंट्स लग गई थी, हमारे पे कर्व्स थे। हम क्यों सरवाइव कर गए? क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर बेस था। हमें एग्रीकल्चर पे भी तवज्जो देनी चाहिए। हम अपना जितना अपना ये एग्रीकल्चर लैंड था, वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू कंक्रीट बिकॉज देयर इज़ इजी मनी इन दैट। तो ये चीज़ें हमें देख के आगे चलना पड़ेगा। और सेकंड चीज़, गवर्नमेंट को अपनी रिट एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। और ये कैसे हो सकता है? जैसे अभी अहसान साहब कह रहे थे जी 82 बिलियन के पास तो हमारी इम्पोर्ट्स है, कट डाउन योर इम्पोर्ट्स यार। ठीक है, ठीक है। जुबैर साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया एहसान अफजल साहब जी, बहुत शुक्रिया एहसान अफजल साहब, बहुत शुक्रिया इरफान इकबाल शेख साहब, बहुत शुक्रिया जुबैर मलिक साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।